फंडामेंटल में जनरली ये होता है दोस्तों कि हम चार्ट्स और कैंडल्स को रीड नहीं कर पाते, यानी वहां पे हमें टेक्निकल चीजें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिना चार्ट देखे आप मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास फंडामेंटल का नॉलेज है। और इसीलिए फंडामेंटल जब आप ये 6-7 दिन की क्लासेस देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टोरी सुन रहे हैं, आप कहानियां सुन रहे हैं। लेकिन ये कहानियां नहीं है फ्रेंड, ये है आपका मैसेज कि फंडामेंटल को देखा कैसे जाता है। सो आज की क्लास को मैं शुरू करने जा रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने डायरी पेन ले लिया है और आप मेरी स्लाइड के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उससे आप नोट भी मेरे साथ करते चले जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों कल हमने बातें की थी कि कैसे पैसों का इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है पैसों की। हमने पत्थर के जमाने से लेकर नोटों के जमाने तक का पूरा इतिहास देखा। फिर हमने ये भी देखा कि करेंसी को कैसे गोल्ड के साथ बैकअप सपोर्ट के लिए लिया गया। फिर हमने देखा कि 1970 में ये बैकअप सपोर्ट गोल्ड का हटा दिया गया। हमने ये भी देखा कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट डॉलर को पूरी वर्ल्ड की मदर करेंसी घोषित किया गया। और हमने ये भी देखा कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर से हर देश की करेंसी को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है। सो अब उससे थोड़ा और आगे चलते हैं फ्रेंड। और जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि हर देश की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है और इन सेंट्रल बैंकों को अपने कंट्री में इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण पार्ट्स यानी कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करनी पड़ती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है फ्रेंड। तो सेंट्रल बैंक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, जहां तक मेरी जानकारी कहती है कि पूरे विश्व में शायद 198 कंट्रीज हैं, 198 देश हैं फिर। लेकिन हमें इन 198 देशों के सेंट्रल बैंक्स की जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल देखना है कि मेजर सेंट्रल बैंक्स पूरे वर्ल्ड वाइड कौन से हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो और ये क्लासेस फॉरेक्स फंडामेंटल की है। सो जब हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वी मस्ट नो अबाउट द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द मेजर बैंक्स। उनके मेजर बैंक के इकोनॉमिकल कंडीशंस आपको पता होना जरूरी है। तो हम अगर मेजर बैंकों के इकोनॉमिकल कंडीशंस को देखें तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि वो मेजर सेंट्रल बैंक्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए, आप मेरे साथ लिखते चले जाइएगा। मेजर सेंट्रल बैंक में सबसे पहला नाम आता है फेडरल रिजर्व का, जिसे इन शॉर्ट हम फेड भी कहते हैं। तो ये जो फेडरल रिजर्व या जिसे हम फेड कहते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट का सेंट्रल बैंक है। और ये जो सेंट्रल बैंक है फेड, ये अपने कंट्री में यानी कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट से जुड़ी हुई सारे डिसीजंस लेता है। फाइनेंशियल सिस्टम्स को सही तरीके से चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये वो अपने मार्केट में मनी के सप्लाई को, अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ्स को और कुल मिलाकर इकोनॉमिकल क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए अपने देशों को, ये फेड रिजर्व जो है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर को एक प्रकार से लीड करता है। तो फेड रिजर्व जो है फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट मेजर सेंट्रल बैंक है, क्योंकि ये सुप्रीम पावर अमेरिका की सेंट्रल बैंक मानी जाती है।
और क्योंकि वर्ल्ड मदर करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर में है, तो इस बैंक की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरी सेंट्रल बैंक जो कि मेजर सेंट्रल बैंक कही जाती है, और वो है बैंक ऑफ जापान, जो कि जापान की सेंट्रल बैंक है, और ये बेसिकली जापानीज यान के अंदर डील करती है फ्रेंड। तो देखिए, दूसरी बैंक का नाम आपको लिख लेना है, इसे कहते हैं बैंक ऑफ जापान, और इन शॉर्ट हम इसे बीओजे भी कहते हैं, यानी कि बोज। द बैंक ऑफ जापान इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ जापान एंड द बैंक इज ऑफन कॉल्ड निशिगिन फॉर शॉर्ट। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन निशोनबाशी चाओ टोक्यो। तो ये टोक्यो के एक निशोनबाशी शहर में है, और इसको इन शॉर्ट में निशिगिन भी कहा जाता है। हम इसे सिंपल तरीके से बैंक ऑफ जापान कहेंगे फ्रेंड। तो दूसरी मेजर सेंट्रल बैंक आती है बैंक ऑफ जापान, और इनके इकोनॉमिकल चेंजेस के ऊपर भी फॉरेक्स ट्रेडर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। तीसरी और एक वन ऑफ द मोस्ट, यू कह सकते हैं कि बहुत ही एक पुरानी बैंकों की श्रेणी में आती है बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम की सेंट्रल बैंक है फ्रेंड, और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1694 में। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है फ्रेंड, ये अपने कंट्रीज की मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और रिसेशन, इन सभी चीजों से अपने कंट्री को डील करवाती है, अपने कंट्री को बचाने का काम करती है फ्रेंड, और अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस या अपने इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने की पूरी कोशिश करती है। और ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ये वर्ल्ड की 8वीं सबसे ओल्डेस्ट बैंकों में आती है फ्रेंड, ये बहुत पुरानी बैंक है। चौथी सेंट्रल बैंक आती है जिसे हम कहते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो कि यूरोप में 28 कंट्रीज हैं फ्रेंड, और इन 28 कंट्रीज के अंदर जो करेंसी चलती है उसे यूरो कहा जाता है। और ये 28 देशों का एक यूनियन है, और इसके ऊपर एक सेंट्रल बैंक है जिसे कहते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ये यूरोपियन यूरोज में डील करेगा। तो ये जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन कंट्री करेंसी जो है फ्रेंड, यूरो में डील करता है, और ये उन जितने भी प्रकार के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं फ्रेंड, उन्हें कंट्रोल करना या उनके ऊपर प्रॉपरली वर्कआउट करना, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक का काम होता है। तो ये बैंक भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर सेंट्रल बैंक की श्रेणी में आती है। पांचवी बैंक आती है फ्रेंड जिससे हम कहते हैं स्विस नेशनल बैंक, जो कि स्विट्जरलैंड की है, और ये सीएचएफ यानी कि स्विस फ्रैंक में काम करेगी। तो स्विस नेशनल बैंक बाकी देशों के जो सेंट्रल बैंक है उनकी तरह ही ये अपने कंट्रीज में प्राइस को स्टेबल रखना, एम्प्लॉयमेंट्स को प्रॉपर मेंटेन करना फ्रेंड, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स करना, ये जितने भी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी हुई डिसीजंस लेने होते हैं, ये लेने होते हैं स्विस नेशनल बैंक, जो कि सीएचएफ करेंसी की बैंक मानी जाती है फ्रेंड। छठी सेंट्रल बैंक आती है जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, जो कि न्यूजीलैंड की सेंट्रल बैंक है, और ये एनजेडी यानी कि न्यूजीलैंड डॉलर में डील करेगी। तो देखिए फ्रेंड, जब आप इकोनॉमिक कैलेंडर्स देखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, तो वहां पे इन बैंकों के नाम इतने डिटेल में नहीं दिए होते, इसीलिए मैं आपको इनके नाम पहले बता रहा हूं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड की कोई न्यूज अगर आपको दिखाई देगी, तो वहां पे इन शॉर्ट लिखा होता है RBNZ। अब अगर आपको पता ही नहीं कि RBNZ मतलब क्या, तो हाउ डू यू नो कि ये न्यूज कहां से आएगी फ्रेंड। वैसे ही वहां लिखा होता है BOJ, यानी बोझ। बोझ मतलब क्या, बैंक ऑफ जापान। तो इसीलिए आपको आठों सेंट्रल बैंक के नाम पता होने चाहिए। ये जो न्यूजीलैंड की सेंट्रल बैंक है फ्रेंड, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1934 में, और दोबारा इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 2021 में। और आज के डेट में ये जो 8 मेजर सेंट्रल बैंक है, इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट अगर किसी बैंक का है, तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, जो कि अपने कंट्री में 5.5% का 5.50% का इंटरेस्ट रेट मेंटेन करती है। और लगभग ये ऐसी करेंसी मानी जाती है फ्रेंड, जो ऑल टाइम मैक्सिमम आपको बुलिश नजर आएगी, क्योंकि इनकी जो सेंट्रल बैंक है, इन्होंने अपने फाइनेंशियल क्राइटेरिया को इस तरीके से डिसाइड किया है
कि इनकी करेंसी की एक अच्छी वैल्यू मानी जाती है। द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक करेंटली एड्रियन और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूजीलैंड करेंसी एंड ऑपरेटिंग। तो वहां के जो गवर्नर है, वैसे तो हर सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, और वो गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी करेंसी के मॉनेटरी को ऑपरेट करने के लिए फ्रेंड। तो वैसे ही वहां के गवर्नर एड्रियन और हैं। तो ये थी सिक्स्थ मेजर सेंट्रल बैंक, RBNZ। सेवेंथ बैंक आती है फ्रेंड, जिसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। Hi friends, lots of people are making profit while trading. ये बहुत सारे कैंडल्स, चार्ट्स, प्राइस एक्शंस, एसएमसी, आईसीटी, ये इतने सारे कॉम्प्लेक्शंस है फ्रेंड मार्केट में, उसके बावजूद कुछ लोग अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। डू यू नो व्हाई? क्योंकि उनके पास है ट्रेडिंग का नॉलेज। और ट्रेड भी देके ऐसा ही एक पावर पैक नॉलेजेबल प्रोग्राम लेकर आ रहा है फ्रेंड, फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेसिक टू एडवांस कोर्स, जो कि इसी महीने के 21 मई को शुरू होगा। ऑनलाइन प्रोग्राम होगा फ्रेंड, 22 डेज का सेशन है और इसका टाइम होगा रात में 9 to 10 PM। So if you want to make profit like these people, you have to join this course. So I welcome you all friends. जो कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री की सेंट्रल बैंक है, और ये AUD यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में डील करेगी। ये बैंक एस्टेब्लिश हुई थी 1960 में, और वहां की जो गवर्नमेंट है फ्रेंड, ओन्ड बाय द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये बैंक के जो भी काम करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है फ्रेंड, ये अपने कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशंस के ऊपर काम करती है। और इसके अंदर भी एम्प्लॉयमेंट से लेकर, मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लेकर, रिटेल सेल्स से लेकर सभी चीजें इनको ऑपरेट करनी पड़ती है। आठवीं और लास्ट मेजर सेंट्रल बैंक की श्रेणी में आती है बैंक ऑफ कनाडा, जो कि कनाडा की सेंट्रल बैंक है, और ये CAD यानी कि कैनेडियन डॉलर में डील करेगी। सो बैंक ऑफ कनाडा इज अ क्राउन कॉर्पोरेशन एंड कनाडा सेंट्रल बैंक। ये बैंक 1934 में एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि जब वहां के एक्ट बने थे फ्रेंड, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग कनाडाज मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये कनाडा के इकोनॉमिकल कंडीशंस को स्टेबल रखने का या ग्रो करने का काम करती है। तो ये 8 मेजर सेंट्रल बैंक है। और अब आपको इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी फ्रेंड, वो ये समझनी है कि जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में किसी भी बड़ी खबरों को ट्रेड करने का प्लान करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो बड़ी खबरें इन 8 बैंकों के द्वारा आती है, या इन 8 बैंकों की न्यूज अगर बड़ी न्यूज होती है फ्रेंड, तब तो आपको मार्केट वोलेटाइल नजर आएगा। लेकिन इनके अलावा किसी और कंट्री के सेंट्रल बैंक अगर आपको वहां इकोनॉमिकल कैलेंडर पे दिखाई देते हैं फ्रेंड, तो फिर इसका फॉरेक्स ट्रेडिंग से कोई ज्यादा ताल्लुकात नहीं होगा। तो ये 8 बैंकों की खबरों को आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ इन्हें समझना है। और अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं कि एक्चुअल में इन 8 मेजर सेंट्रल बैंक या किसी भी देश की सेंट्रल बैंक के एक्चुअल में काम क्या क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये सेंट्रल बैंक एक ऐसा यूनिट हो जाता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जाता है जो 365 दिन बहुत बिजी रहता है। तो इनके कुछ कंपलसरी मैंडेट्स होते हैं, यानी कि इनके कुछ काम होते हैं, कुछ टास्क होते हैं फ्रेंड। तो आप नोट कीजिएगा, सेंट्रल बैंक का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है अपने कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को स्टेबल रखना, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी। देखिए, अगर किसी देश में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस अगर स्टेबल रहते हैं फ्रेंड, तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश के जो सिटीजन्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं, उनकी भी लाइफ जो है वो एक ठीक ठाक कंडीशन में रहेगी फ्रेंड। लेकिन अगर किसी देश में प्राइस जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, ये लगातार अगर बढ़ती जा रही है फ्रेंड, तो फिर वो कंट्री इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के रेंज में जाना शुरू कर देता है। और अगर किसी देश में महंगाई होती है फ्रेंड, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो चीज मान लो पहले 1,000 रुपए में आती है, और अगर उस चीज की रेट बढ़ जाएगा, तो उसी 1,000 रुपए में आने वाली वस्तु के लिए हो सकता है हमें 1,100 या 1,200 रुपए पे करना पड़े। तो जिस तरीके से
प्राइस अगर बढ़ेगी और इनकम नहीं बढ़ेगा तो वो देश या उस देश की इकोनॉमिकल कंडीशन बैकफुट पे जाना शुरू करती है। और इसीलिए सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अपने कंट्री के अंदर प्राइस को स्टेबल रखे। अब देखिए फ्रेंड, हम में से ज्यादातर लोग तो इंडिया से बिलोंग करते हैं और इसी सेशन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आउट ऑफ इंडिया से बैठे हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल इंडिया का ही लेता हूँ, वैसे तो हर देश की सेम कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे हमारे देश में जब मान लीजिए पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं या गैस सिलेंडर्स के रेट बढ़ रहे हैं, जो कि एक नेसेसरी प्रोडक्ट है फ्रेंड, तो जो अपोजिशंस के पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो सरकार अभी सत्ता में है उसने महंगाई बढ़ा दी। अब फ्रेंड थोड़ा सा एज अ फॉरेक्स ट्रेडर, और क्योंकि आप इकोनॉमी को समझ रहे हैं, आप खुद अपने दिमाग में ये बात लाएं कि किसी देश की सरकार क्यों अपने रेट बढ़ाएगी। वो टैक्स लगा सकती है, टैक्स के परसेंटेज बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से रेट बढ़ेगा। लेकिन किसी गुड्स एंड सर्विसेज के रेट को कम करना या ज्यादा करना, ये ये राइट्स है सेंट्रल बैंक के गवर्नर और उनके कमिटी मेंबर का, ना कि किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के अंतर्गत ये रोल आता है फ्रेंड। तो देखिए बहुत सारे लोगों को ना इकोनॉमी का नॉलेज नहीं होता है और अननेसेसरी वो रूलिंग पार्टी के ऊपर ये ब्लेम लगाते हैं कि आपने प्राइस बढ़ा दिया है। ठीक है, तो एज अ फॉरेक्स ट्रेडर आपको समझना है कि अगर किसी देश में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कम या ज्यादा हो रहे हैं तो इसमें उस देश की जो सेंट्रल बैंक है उसके महत्वपूर्ण रोल्स होते हैं फ्रेंड। तो पहला काम है प्राइस स्टेबल रखना। दूसरा काम है इन्फ्लेशन रेट टारगेट्स। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो देखिए फ्रेंड, वैसे जितने भी डेवलप कंट्री हैं ये एक टारगेट लेके चलते हैं कि हर साल जो महंगाई का दर बढ़ना चाहिए वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड, आज विश्व का ऐसा शायद ही कोई देश होगा जहां पे एनुअल इन्फ्लेशन रेट 2% या उससे कम होगी। अमेरिका यानी कि फेडरल रिजर्व इतनी मेहनत कर रहा है इस इन्फ्लेशन को 2% पे लाने के लिए फ्रेंड, पिछले मैं इसको करीब करीब 1.5-2 सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। हाँ, उसने इन्फ्लेशन को कम जरूर कर दिया, लेकिन अभी भी वो 2.75 लास्ट टच किया और फिर से वो स्प्लिट हो गया और 3% से ऊपर चला गया है। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री होते हैं ये कोशिश करते हैं कि अपने देश में जो महंगाई का सालाना रेट है, जो ग्रोथ है इन्फ्लेशन की, उसको 2% तक रखा जाए। बट जहां तक मेरा नॉलेज कहता है फ्रेंड, 3% से लेकर 5% के बीच में डेवलप्ड कंट्री के इन्फ्लेशन रेट्स होते हैं। जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया है या इंडिया जैसे जितने भी विकासशील देश है फ्रेंड, इनके पास 7% से लेकर 9 या मैक्स टू मैक्स 10% एनुअल इन्फ्लेशन रेट होता है। मेरे ख्याल से इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7.5 से लेकर 8% एनुअल के आसपास है। अब मैं कुछ ऐसे देशों के भी नाम जानता हूं फ्रेंड जहां पे इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा है। और देखिए इन चीजों को ना एज अ फॉरेक्स ट्रेडर आपको बिल्कुल समझना है, क्योंकि पैसों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी मेरी जानकारी कहती है कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट एनुअल 28% का है। 28% महंगाई हर साल बढ़ रही है। मैं श्रीलंका की बात करूं तो लगभग 21% एनुअल इन्फ्लेशन रेट है श्रीलंका का। और ऐसे ही कुछ और कंट्रीज है फ्रेंड जो आज इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा प्रेशर में है या बहुत ज्यादा डेप्थ में है, तो इनके इन्फ्लेशन रेट 15, 18, 20, 21, 30, 35% तक है। अब आप एक चीज सोचिए फ्रेंड कि अगर कोई पाकिस्तान की करेंसी को, मान लीजिए पाकिस्तानी 1 लाख रुपया आपने अपने घर में रख लिया, तो आज तो उसकी वैल्यू 1 लाख है, लेकिन 12 महीने खत्म होते ही उसकी वैल्यू 78,000 की रह जाएगी। और अगर आपने 4 साल तक उस पैसे को अपने पास रखा तो उसकी वैल्यू तो जीरो हो गई फ्रेंड। ये इन्फ्लेशन का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो देखिए सेंट्रल बैंक हमेशा चाहती है कि अपने रुपए की यानी अपने करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करे, और उस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए उसे महंगाई को कंट्रोल में रखना पड़ता है। और अगर किसी देश में महंगाई बढ़ रही है फ्रेंड, तो ये उस देश के सेंट्रल बैंक के मैंडेट में आता है। और अगर महंगाई वहां पे कंट्रोल में है तो भी ये श्रेय सेंट्रल बैंक को ही जाता है।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है सेंट्रल बैंक का, और वो है एम्प्लॉयमेंट रेट, या हम इसे लेबर मार्केट भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, इन देशों में एक रूल है फ्रेंड, क्योंकि वो डेवलप्ड हैं। डेवलप्ड वो तभी बनते हैं कि जब वो अपने देश में जॉब करने वाले जो लोगों की संख्या है, उन्हें समय समय पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, यानी नौकरियां पैदा करें फ्रेंड। तो इनके पास एक ऐसा रूल होता है कि अगर ये अपने युवा रोजगार लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ता है फ्रेंड। उन्हें एक प्रकार का बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। डेवलप कंट्री की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए, हम लोग डेवलपिंग कंट्री में हैं, तो हमारे देश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों के पास नौकरियां हैं, कितने के पास नहीं है। लेकिन डेवलप देश में फर्क पड़ता है। तो अगर किसी देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, खास करके मैं इन 8 देशों की बात कर रहा हूं फ्रेंड, तो सरकार को अपने ट्रेजरी से, अपने राजकोष से इन्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। और जहां तक मैं गलत नहीं हूं फ्रेंड, तो हर कंट्री का आप गूगल करके देख लीजिए, करीब करीब, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूं तो $600 से लगाकर $2000 मंथली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम दिया जाता है फ्रेंड इन कंट्रीज में। अगर मैं $600 की ही बात करूं इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं फ्रेंड, 50,000 रुपए महीना होता है इंडियन करेंसी में। और अगर आप $2000 की बात करें, तो तकरीबन 1.5 से 1,60,000 रुपए पर मंथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम किया जाता है। और ये पैसा सरकार की ट्रेजरी से जाता है, और इसीलिए सेंट्रल बैंक चाहती है कि कम लोगों को कॉम्पनसेशन दे, और उस प्रेशर में उन्हें जॉब क्रिएट करने पड़ते हैं फ्रेंड। तो देखिए, अगर किसी देश में नौकरियां हैं फ्रेंड, तो ये भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर और कमेटी मेंबर की पॉलिसीज की वजह से होता है। और अगर किसी देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये भी सेंट्रल बैंक की ड्यूटीज के अंतर्गत ही आता है। एक्सचेंज रेट पॉलिसीज। देखिए, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज का मतलब होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ जो व्यापार किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, तो हर देश को या हर सेंट्रल बैंक को ऐसी पॉलिसीज डिसाइड करनी पड़ती है कि उनके कंट्री से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। और एक्सपोर्ट करने की वजह से विदेशी करेंसीज अपने कंट्री में आती है, और वो इकोनॉमी ग्रो करती है। लेकिन फ्रेंड, अगर कोई देश एक्सपोर्ट कम कर रहा है और बदले में इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो ये उस करेंसी, उस देश के लिए और उस करेंसी के लिए एक बैड इंपैक्ट है, एक नेगेटिव इंपैक्ट है, और वो करेंसी डेप्रिशिएट होती है। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक को ये भी देखना पड़ता है कि वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करे और इंपोर्ट कम करना होता है। अब सवाल ये आता है कि ये सारे डिसीजन क्या सेंट्रल बैंक ही लेती है, उनके गवर्नर लेते हैं? तो नहीं फ्रेंड, इसके साथ गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक के कमिटी मेंबर का कोलैबोरेशन बनता है, जिनकी वजह से इन कामों को अंजाम दिया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको अभी सेंट्रल बैंक के, वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी ड्यूटीज हैं, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज जो मैंने आपको बताई, ये इसलिए बताई फ्रेंड क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन सी करेंसी स्ट्रांग होगी और कौन सी करेंसी वीक होगी, इन मैंडेट्स का उसके साथ सीधा रिलेशन बनता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं। जो बातें अभी तक हमने देखी, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या निकलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स? तो देखिए फ्रेंड, इसका सीधा सा मतलब है कि इफ इकोनॉमी इज टू स्ट्रांग, सेंट्रल बैंक नीड्स टू स्टेप इन टू प्रिवेंट हाइपर इन्फ्लेशन। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है फ्रेंड, और आपको यह भी पता होगा कि इकोनॉमी ग्रो करने का मतलब क्या होता है। मतलब होता है उस देश में नौकरियां हैं, लोगों के पास नौकरियां हैं, इसका मतलब उस देश में मैन्युफैक्चरिंग अच्छा हो रहा है प्रोडक्ट का, तभी लेबर्स है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है। अच्छा, डिमांड है, इसका मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ग्रो कर रहा है फ्रेंड। कंज्यूमर प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब रिटेल सेल्स भी ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मिल रहे हैं। और कुल मिलाकर पूरे देश का जो माहौल है, वो बहुत ही खुशनुमा माहौल है, बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिकल कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन में
जब हर व्यक्ति की जेब में पैसा आता है फ्रेंड, तो वो क्या करेगा? वो अपने पैसों को मार्केट में खर्च करेगा। और अगर हर व्यक्ति के पास पैसा आता है और वो खर्च करता है, तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ती है फ्रेंड। और डिमांड अचानक बढ़ने की वजह से अगर सप्लाई उसके अनुपात में कम पड़ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, रॉ मटेरियल्स के रेट बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टिंग के रेट बढ़ेंगे, वेयर हाउसेस के रेट बढ़ेंगे, और इन सभी का इम्पैक्ट गुड्स एंड सर्विसेज के रेट्स पे भी पड़ता है। और महंगाई जो है फ्रेंड, वो अति महंगाई में कन्वर्ट हो जाती है। और सेंट्रल बैंक कभी भी नहीं चाहेगी कि उनके देश में इन्फ्लेशन जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाए। अब इस बात को थोड़ा सा और ध्यान से समझना फ्रेंड। Are you looking for profits in Indian stock market, friends? बट आपको ये नहीं पता कि ये जो एक्सपायरी डेट्स आ रही है, इनसे कैसे टैकल करें। आपको ये नहीं पता कि मार्केट के गैप अप एंड गैप डाउन से टैकल कैसे करें। इवन आपको ये भी नहीं पता फ्रेंड कि ये 5000 स्टॉक में से परफेक्ट स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करें। और ओवरऑल शायद आप सब कुछ जानते हुए भी प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसी और भी कोई चीज है जो आपको नहीं पता। सो फ्रेंड, इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रॉफिट इन आईएसएम इन स्टॉक मार्केट, तो ट्रेड वे देके आप जैसे लोगों के लिए एक प्रॉफिटेबल पावर पैक वर्कशॉप शुरू करने जा रहा है फ्रेंड। 13 से ऑनलाइन सेशन होगा। इसका ड्यूरेशन 22 डेज का होने वाला है और इसका टाइम होगा 9 पीएम टू 10 पीएम। तो फ्रेंड, प्रॉफिट हमारी गारंटी, सीखना आपको पड़ेगा। सो आई एम इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू इन दिस पावर पैक आईएसएम प्रोग्राम। एज अ फॉरेक्स ट्रेडर ये आपको बहुत अच्छे से अपने ब्रेन में सेट करना है। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड किया जा रहा है। अब इंडिया अमेरिका को कोई कोई गुड्स है या कोई ऐसी ऐसा प्रोडक्ट है फ्रेंड जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, बदले में यूनाइटेड स्टेट डॉलर आते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं कि वो जो गुड्स या जो ऑब्जेक्ट या जो वस्तु वो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया अमेरिका को, उसकी एक प्रोडक्ट की कीमत है 1000 रुपीज। अब मान लीजिए कि इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ गया, हाइपर इन्फ्लेशन में चला गया, तो 1000 रुपए की जो वस्तु थी वो 1500 रुपए में चली गई। तो यूनाइटेड स्टेट अगर इंडिया से 1000 रुपीज में कोई चीज बाय कर रहा था और अगर उसकी कॉस्टिंग 1500 हो जाएगी, तो अमेरिका इंडिया से वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, यानी कि इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और अमेरिका वही प्रोडक्ट कहीं और कम रेट में मिलेगा तो उस कंट्री से वो बाय कर लेगा। अब ये इंडिया की इकोनॉमी पे, इकोनॉमी भले इंडिया की स्ट्रांग है, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि वो स्ट्रांग इकोनॉमी की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। और इसीलिए फ्रेंड, किसी भी देश की सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनके कंट्री में इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन की नौबत आए। और ऐसा ना हो, इसके लिए उनके पास कुछ टूल्स होते हैं फ्रेंड। अब हम दूसरी कंडीशन को समझते हैं। इफ द इकोनॉमी इज टू वीक, सेंट्रल बैंक नीड्स टू स्टेप इन टू प्रिवेंट द रिसेशन। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है फ्रेंड, तो भी सेंट्रल बैंक को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि उस देश में रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी ना आ जाए फ्रेंड। और आपको भी पता है, इकोनॉमी वीक होने का मतलब होता है उस देश में लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग गिरते जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के सेल्स कम हो रहे हैं फ्रेंड, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। और ये सब क्या करेगा? देश में एक आर्थिक मंदी जैसे हालात पैदा कर देगा। और अगर किसी देश में आर्थिक मंदी के हालात पैदा होते हैं फ्रेंड, तो ये मान के चलिए कि उस देश का अंत बहुत नजदीक रखा हुआ है। और कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं चाहेगी कि उनके देश में रिसेशन आ जाए, आर्थिक मंदी आ जाए फ्रेंड। आपको पता होगा कि कोविड के बाद ऐसे कई डेवलपिंग कंट्रियां थी फ्रेंड जो रिसेशन का शिकार हुई, लोगों की जॉब्स गई, नौकरियां गई, और उस देश को बहुत बैक फुट पर आना पड़ा फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके। तो देखिए, इन्फ्लेशन और रिसेशन ये किसी भी देश की इकोनॉमी को
नेगेटिव करने के लिए बहुत बड़े शस्त्र हैं फ्रेंड। और इन शस्त्रों से निपटने के लिए सेंट्रल बैंक के पास कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि सेंट्रल बैंक के पास ये महंगाई अति महंगाई में कन्वर्ट ना हो जाए या मंदी अति आर्थिक मंदी में कन्वर्ट ना हो जाए, इसे सेफ रखने के लिए क्या टूल्स होते हैं फ्रेंड। तो इनके पास सबसे पहला टूल होता है जिसे आपको नोट डाउन करना है फ्रेंड, क्योंकि ये आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग से सीधा रिलेटेड है। और सबसे पहला टूल है इनका इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज के दर फ्रेंड। जी हाँ, देखिए सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की बैंक होती है फ्रेंड। तो किसी भी देश में नोट छापने का जो अधिकार होता है वो केवल सेंट्रल बैंक के पास होता है, प्राइवेट बैंक के पास नोट छापने का अधिकार नहीं होता है। और कल मैंने आपको बताया था कि ये प्राइवेट बैंक एक नॉमिनल इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक से करेंसी को बाय करती है और फिर उन ये प्राइवेट बैंक उन करेंसीज को लोगों को लोन के रूप में प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, नोट छाप भी सकती है या नोट नहीं भी छाप सकती है। तो देखिए अगर देश इन्फ्लेशन को फेस कर रहा है, महंगाई को फेस कर रहा है फ्रेंड, और अगर सेंट्रल बैंक के कमेटी मेंबर को ऐसा महसूस होता है कि ये महंगाई अति महंगाई में कन्वर्ट होने वाली है, तो दोस्तों उस समय सेंट्रल बैंक एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेता है और वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। ये इंटरेस्ट रेट आपके होम लोन्स के हो सकते हैं, पर्सनल लोन्स के हो सकते हैं, व्हीकल लोन्स के हो सकते हैं, बिजनेस लोन या आपके पर्सनल लोन्स, किसी भी प्रकार के लोन को ले लीजिए। सेंट्रल बैंक एकदम से इंटरेस्ट रेट को रेज कर देगा। और ऐसा वो क्यों करता है फ्रेंड? ऐसा इसलिए करता है कि जैसे ही बैंकों के लोन के ब्याज दर अगर बढ़ जाते हैं तो लोग लोन लेना कम कर देते हैं फ्रेंड। और अगर लोग लोन लेना कम कर देंगे तो मार्केट में जो पैसों का फ्लो होता है उस पर एक ब्रेक लगने लगता है। साथ ही साथ लोग ये देखते हैं कि ब्याज ज्यादा हो गया है तो वो अपने जेब में जो पैसा है वो उसे खर्च करने से कतराते हैं और पैसों को रोकना शुरू कर देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं फ्रेंड और लोग अपने खर्चों को स्पेंड करने में यानी खर्च करने में कतराने लगते हैं, पैसों को रोक लेते हैं फ्रेंड, तो इसकी वजह से महंगाई पे एक ब्रेक लगता है, एक कंट्रोल आता है और ये महंगाई हाइपर इन्फ्लेशन में जाने से बच जाती है। तो आपको पहला पॉइंट ये नोट करना चाहिए फ्रेंड कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब होता है उस देश की इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है। उसे वेल इकोनॉमी कहा जाता है, पावरफुल इकोनॉमी कहा जाता है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब ये करेंसी स्ट्रांग होती है। अब स्टेप नंबर 2, इंटरेस्ट रेट लोअर इट टू एनकरेज स्पेंडिंग एंड बूस्ट इकोनॉमी। अगर किसी देश की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर रही है फ्रेंड, तो इसका मतलब है कि उस देश में रिसेशन जैसे हालात हैं, आर्थिक मंदी जैसे हालात हैं, मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, रिटेल सेल्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, रियल एस्टेट मार्केट सारे ठंडे पड़े हैं फ्रेंड। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक लोन के इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले। लोगों के लोन लेने से पैसों का फ्लो मार्केट में आना शुरू हो जाता है फ्रेंड। और जो देश या बाजार आर्थिक मंदी की दिशा में जा रहा था, अब वहां पे नोटों का एक फ्लो आने की वजह से मार्केट में जान आती है फ्रेंड और इकोनॉमी जो है वो फिर से धीरे धीरे ग्रो करने लग जाती है। तो आपको दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है कि अगर किसी देश की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर रही है तो इसका मतलब होता है उस देश की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है और वो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है यानी कि कमजोर हो रही है। तो इंटरेस्ट रेट एक ऐसा शस्त्र है फ्रेंड जो महंगाई को कंट्रोल करने में या आर्थिक मंदी से अपने कंट्री को बचाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनके पास दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब होता है फ्रेंड एक प्रकार का, इसे क्यूई प्रोग्राम कहा जाता है और ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च करते हैं ताकि नोटों का फ्लो इकोनॉमी के अंदर डाला जाए।
इसका मतलब हुआ पंप मनी इनटू द इकोनॉमी, या हम सरल शब्दों में कहें तो नोट छापना कह सकते हैं फ्रेंड। तो सेंट्रल बैंक का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कि अगर इनके देश में आर्थिक मंदी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, और देखिए पहले क्या होता था, नोट छापने के लिए गोल्ड को जमा करना पड़ता था ट्रेजरी में, लेकिन 1970 के बाद ये रूल हट गया। अब सेंट्रल बैंक क्या करती है, अंधाधुंध नोट छाप देती है फ्रेंड। जैसे मैं कुछ कंट्रीज का नाम लेना नहीं चाहता हूं, वहां पे यही हुआ, नोटों की संख्या इतनी बढ़ गई फ्रेंड कि उसके हिसाब से बिजनेस नहीं हुआ, मार्केट में केवल नोट ही नोट हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है फ्रेंड कि अगर किसी देश में अंधाधुंध नोट छापे जा रहे हैं तो उनकी इकोनॉमी केवल बैकफुट पे नहीं जाती फ्रेंड, बल्कि वो देश लगभग खत्म हो सकता है। तो देखिए नोट छापना एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, और अगर आपको एज अ फॉरेक्स ट्रेडर ये पता चलता है कि इन 8 मेजर सेंट्रल बैंक में से किसी भी बैंक ने क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो समझ जाना है कि वो करेंसी बहुत बुरी तरह पिटने वाली है। और ऐसे करेंसी को बाय नहीं किया जाता फ्रेंड, उसे सेल किया जाता है। सेंट्रल बैंक के पास अपने करेंसी को स्ट्रॉन्ग या वीक करने का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है फ्रेंड, और वो है स्पीच या स्पीक। तो देखिए कई बार आपने सुना होगा FOMC के बारे में, फेडरल ओपन मेंबर्स कमिटी। तो ये तो यूएस की ओपन मेंबर्स कमिटी है फ्रेंड। वैसे ही हर देश के कमिटी मेंबर्स होते हैं सेंट्रल बैंक के, और ये कमिटी मेंबर्स डाटा का स्टडी करने के बाद ये अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी है देश की, ये प्रेस रिपोर्ट्स में जाकर ये पब्लिश करते हैं, चैनल्स पे बताते हैं, वो क्या बोलते हैं इसे, ओपन पब्लिक मीटिंग्स में इसके बारे में बताते हैं फ्रेंड। और अगर किसी देश के गवर्नर या उनके कमिटी मेंबर हॉकिश टोन में बात करते हैं, हॉकिश का मतलब होता है फ्रेंड पॉजिटिव या आक्रामक टोन कह सकते हैं, यानी कि उनकी आवाज में एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमारी इकोनॉमी बढ़िया कर रही है, फलाना कर रही है, ढिमका कर रही है, इस तरीके के अगर टोन है फ्रेंड, तो उनके इस स्पीच से भी करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। और अगर वो डॉविश टोन में बात कर रहे हैं, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को बेचारा बता रहे हैं, या ऐसी उनकी बातों के अंदर नेगेटिविटी झलक रही है फ्रेंड कि जिससे उनके इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छे नहीं है, ऐसा पता चलता है, तो यही स्पीच का जो न्यूज होते हैं फ्रेंड, ये उसी समय उस करेंसी को वीक कर देते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज की न्यूज है या फिर FOMC के न्यूज है फ्रेंड, इनमें अगर वो हॉकिश टोन में बात करेंगे तो करेंसी स्ट्रांग है, और डॉविश टोन में बात करेंगे तो करेंसी वीक होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है फ्रेंड जो देश की आर्थिक मंदी और महंगाई को अप एंड डाउन करने में बहुत ज्यादा सेंट्रल बैंक यूज करती है। अब आ जाते हैं कि ऐसा करने के लिए वे क्या करते हैं। तो देखिए वो क्या करते हैं कि सेंट्रल बैंक के कमिटी मेंबर्स की मीटिंग होती है, और ये मीटिंग कम से कम साल में 8 बार की जाती है फ्रेंड। हर मेजर सेंट्रल बैंक में एक साल में यानी कि 12 महीने में 8 मीटिंग करना मिनिमम कंपलसरी है। 9, 10, 12 भी कर सकते हैं, बट मिनिमम दे हैव टू मेक 8 मीटिंग्स इन अ ईयर। और इस मीटिंग में वो क्या करते हैं फ्रेंड, every few months, central bank member hold this meeting to study the economical data over the past few weeks and discuss if they should raise, drop, or hold interest rate to react the currency economic situation. तो हर कुछ महीनों में सेंट्रल बैंक के कमिटी मेंबर्स द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। इस मीटिंग में वो पूरे मार्केट्स के डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर वो डाटा रिटेल सेल्स का हो, रियल एस्टेट मार्केट का हो, PPI का हो, CPI का हो, मैन्युफैक्चरिंग ISM हो, एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट रेट हो, ये सारे डाटा को इकट्ठा किया जाता है फ्रेंड। और पिछले कुछ हफ्तों की परफॉर्मेंसेस के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो मीटिंग होती है फ्रेंड एक बंद कमरे के अंदर होती है। इस मीटिंग के अंदर कमिटी मेंबर के अलावा बाहर के किसी भी व्यक्ति को अंदर बैठने का अधिकार नहीं होता है, ना कोई प्रेस होता है इसके अंदर। ये एक बंद कमरे में कॉन्फिडेंशियल मीटिंग की जाती है, और इस मीटिंग का डाटा
जैसे आज एनएफपी की न्यूज थी इंडियन टाइम में शाम को 6 बजे, तो ये मीटिंग का जो डाटा रिलीज होता है फ्रेंड, वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे होता है। और ये डाटा फिर प्रेस हो या कोई और बड़े कमर्शियल इंस्टीट्यूट जो हमारे साथ फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, इनको भी ये डाटा उसी समय मिलता है। इस मीटिंग की ये विशेषताएं होती हैं फ्रेंड कि कमिटी मेंबर को मोबाइल तक अपने अंदर कैरी करने का राइट्स नहीं होता, किसी भी प्रकार के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन वो नहीं कर सकते। यानी केवल और केवल एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग जहां से किसी भी प्रकार के डाटा को लीक नहीं किया जा सकता। और इस मीटिंग में जब वो पूरे डाटा को एनालिसिस करते हैं, तो फिर वो डिसीजन लेते हैं कि क्या उस देश में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की जरूरत है, क्या उस देश में इंटरेस्ट रेट को कम करने की जरूरत है, या फिर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसे वैसे ही होल्ड किया जाए, पॉज किया जाए। सो फ्रेंड, ये जो सेंट्रल बैंक की मीटिंग्स के डेज होते हैं, ये भी फॉरेक्स ट्रेडर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए। तो देखिए, ये जो सेंट्रल बैंक की मीटिंग होती है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट डाउन करना है कि अगर कमिटी मेंबर ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का डिसीजन लिया है, तो ये डिसीजन उस देश की करेंसी को स्ट्रांग करती है फ्रेंड। जी हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कई लोग ये मतलब समझते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग लोन नहीं लेंगे और फिर वो करेंसी को कोई यूज नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे विश्व में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो सबसे सेफ हेवन एसेट्स माने जाते हैं। पहला यूनाइटेड स्टेट डॉलर और दूसरा फिजिकल गोल्ड। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म माने जाते हैं। और आप खुद सोचिए फ्रेंड कि अगर कोई देश की सेंट्रल बैंक, यानी कि खास करके मेजर सेंट्रल बैंक्स में अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए जाते हैं, तो इन्वेस्टर अपने पैसे उस करेंसी में लगाता है फ्रेंड, क्योंकि उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मैं बताऊंगा सर, ज्ञान प्रकाश जी, इसका भी को रिलेशन का टॉपिक हमारा आगे आएगा, उसमें मैं आपको ये चीज भी क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, अभी इतना नोट कर लीजिए कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उस देश की करेंसी स्ट्रांग होगी। अगर इंटरेस्ट रेट ड्रॉप किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो इसका मतलब उस देश में रिसेशन जैसे हालात हैं फ्रेंड। और वो देश अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, अपनी करेंसी को स्ट्रांग करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है, ताकि मार्केट में पैसों का फ्लो आ जाए। तो अगर आपको ये खबर मिलती है इकोनॉमिक कैलेंडर पे कि इंटरेस्ट रेट को कम किया गया है, तो समझ जाना वो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, कमजोर हो रही है फ्रेंड। और ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडर नहीं समझ पाते, ये समझना फ्रेंड कि अगर किसी देश की मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को पॉज कर लिया गया, होल्ड कर लिया गया, तो फिर क्या ये करेंसी स्ट्रांग होती है या वीक होती है? ये मेजर सवाल है। और मैं आपको इसका जवाब मेरे ही जो यूट्यूब का लास्ट वीडियो था एनएफपी और क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो मैंने वीडियो डाला था फ्रेंड, उसमें मैंने बताया था कि जैसे अमेरिका पिछले 6 महीनों से इंटरेस्ट रेट को होल्ड कर रही है, लेकिन 6 महीने का इंपैक्ट क्या पड़ा फ्रेंड? यूनाइटेड स्टेट डॉलर लगातार वीक हो रहा है, बिल्कुल रेट वीक हो रहा है। और मैंने परसों ही मतलब बता दिया था मंडे को कि 1 तारीख को, जो 1 मई को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है यूएस की, उसमें वो कमजोर होगा, कमजोर हुआ भी है। तो ये क्यों होता है कमजोर? तो ये इसलिए कमजोर होता है क्योंकि अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया है, तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि वो अब अगला स्टेप जो लेने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो करेंसी वीक होती है। आज अगर मैं बात करूं, इन सितंबर 2023, पिछले साल मिस्टर गवर्नर जो हैं फेड रिजर्व के, उन्होंने स्पीच में कहा था कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में फेडरल रिजर्व जो है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, जो 5.50 का है। और ये खबर जब आई फ्रेंड, तो ये सितंबर की मैं बात कर रहा हूं, और आप सितंबर में डॉलर इंडेक्स का डाटा देखना, डॉलर का डाटा देखना, वो नेगेटिव हुआ था। अब ये नेगेटिव क्यों आया था? आप खुद सोचिए कि अगर 5.5% का इंटरेस्ट रेट है और उसे कम करके 5.25% कर दिया जाए, तो क्या आप ऐसे जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट डालोगे जहां पे 5.5 की जगह 5.25 मिल रहा है? तो उससे बेटर आप न्यूजीलैंड में पैसा डाल दोगे, क्योंकि न्यूजीलैंड 5.5 दे रहा है।
तो अगर इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है तो करेंसी वीक होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब पता है इन्होंने जब कहा कि फर्स्ट क्वार्टर में हम इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे तो इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। रीजन क्या है फ्रेंड? रीजन ये है कि आज यूएस के अंदर अगर आप देखो, फेडरल के अंदर की कंडीशंस को देखो, तो ये अगर इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो जिन इन्वेस्टर्स ने यूएस में पैसे लगाए फ्रेंड, वो अपने पैसों को वापस मांगना शुरू कर देंगे और इनकी इकोनॉमी धड़ाम से गिरेगी फ्रेंड। और इन्फ्लेशन जो बड़ी मुश्किल से 3% के पास ये लेकर आए हैं, वो फिर इनके हाथ से स्प्लिट हो जाएगी और इसीलिए ये इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर किसी देश में इंटरेस्ट रेट को पॉज किया जाता है फ्रेंड, तो इसके पीछे के सिनेरियो को एज अ फॉरेक्स ट्रेडर आपको स्टडी करना होता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आई होप सो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, कम करना या पॉज कैसे किया जाता है इसके बारे में समझ में आई होगी बातें। अब मैं आपको फ्रेंड एक साइकिल पे ले चलता हूं, एक साइकिल जो काम करती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और ये साइकिल कैसे काम करती है इसे बहुत ध्यान से समझना। अगर किसी देश की करेंसी डेप्रिशिएट है, डेप्रिशिएट यानी कि कमजोर है फ्रेंड, तो उस देश की जो सेंट्रल बैंक होती है, उन्हें एक डिसीजन लेना पड़ता है और वो डिसीजन ये होता है कि उन्हें इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। और अगर वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रही है तो उन्हें क्यूई प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ता है। क्यूई प्रोग्राम मैंने अभी बताया था, क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी कि नोट छापना। तो अगर किसी देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो सेंट्रल बैंक या तो इंटरेस्ट रेट को कम करेगी या नोट छापने का प्रोग्राम लॉन्च करेगी। और आपको पता है फ्रेंड, ये दोनों ही नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं करेंसी पे, लेकिन उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि उनके देश की जो अर्थव्यवस्था बैकफुट पे आ गई है, उसमें नोटों का अगर एक फ्लो आना शुरू हो जाए तो इकोनॉमी जो है वो बेटर परफॉर्मेंस करने लगती है और उनका स्टॉक मार्केट जो है फ्रेंड वो बेटर बूस्ट करने लग जाता है। यस, नोट प्रिंटिंग में और भी वीक होगा और इंटरेस्ट रेट कम किया तो भी वीक होगा, और लेकिन उन्हें ये करना पड़ता है, उनकी मजबूरी है, नहीं तो उनका देश खत्म हो जाएगा। और वो इसलिए करते हैं ताकि एटलीस्ट उनकी इकोनॉमी के अंदर पैसों का फ्लो आए, लोगों को रोजगार मिले, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़े, ट्रांसपोर्ट बढ़े। और ऐसा करने से फ्रेंड ये होता भी है। नोट छापने से क्यों? ज्ञान जी मैं आपके जवाब लास्ट में देता हूं, अभी मुझे ना पहले कंटिन्यू करने दीजिए, आप चैट मत कीजिए। डाउट्स जो भी है आप लिख के रखिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो देखिए, इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी फ्रेंड, तो इसका मतलब है हर एक व्यक्ति के जेब में पैसा जाएगा। हर एक जेब व्यक्ति के जेब में पैसा कब जाएगा? जब उन्हें नौकरियां मिलेंगी फ्रेंड। नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज पैदा होगी अगर इकोनॉमी बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। लेबर मार्केट बूस्ट करने लगेगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी फ्रेंड। जॉब मिलने से एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट के जो कॉम्पनसेशन देने पड़ते हैं, जो बेरोजगारी का भत्ता देना पड़ता है, वो कम हो जाएगा। सरकार की ट्रेजरी पे उसका लोड कम होगा और कुल मिलाकर मार्केट के अंदर एक विन विन सिचुएशन बनने लग जाती है। जब लोगों को रोजगार मिलता है और मार्केट में पैसों का फ्लो आता है, तब लोग क्या करते हैं फ्रेंड? इंक्रीज स्पेंडिंग, वो पैसों को बाजार में खर्च करना शुरू करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब बहुत सारे लोगों के पास रोजगार है तो जेब में पैसा है, पैसा है तो मार्केट में खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो क्या होगा? तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, महंगाई बढ़ने लगती है फ्रेंड। क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, प्रोडक्शंस बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ते हैं, और कुल मिलाकर उस देश में सब कुछ बढ़िया चलने लगता है, तो महंगाई भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब महंगाई बढ़ने लगती है फ्रेंड, तो सेंट्रल बैंक के कमिटी मेंबर को डर लगता है कि अगर लोग इसी तरीके से बाजार में पैसा खर्च करते रहे तो ये महंगाई हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट ना हो जाए। और किसी भी देश के लिए फ्रेंड, हाइपर इन्फ्लेशन एक मृत्यु के समान है, एक डेथ के समान होता है। अब सरकार को जैसे ही डर लगता है कि देश में हाइपर इन्फ्लेशन ना आ जाए, तो उन्हें एक कदम उठाना पड़ता है, एक स्टेप लेना पड़ता है, और वो स्टेप है कि सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट। तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं फ्रेंड। जैसे ही उस देश का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो करेंसी एप्रिशिएट होती है फ्रेंड, करेंसी स्ट्रांग होती है। और अगर करेंसी स्ट्रांग होती है तो इसका इंपैक्ट पड़ता है, एक्सपोर्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो देखिए, अगर करेंसी स्ट्रांग होगी तो एक्सपोर्ट करना महंगा हो जाएगा।
अब ये महंगा कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए इंडिया अमेरिका से कुछ गुड्स लेता है और उस गुड्स की वैल्यूएशन है 1,000 रुपए का एक प्रोडक्ट आता है। अब अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर की रेट बढ़ गए फ्रेंड, वो स्ट्रांग हो गया, तो पहले जो इंडियन 1,000 रुपीज में एक प्रोडक्ट आता था, अब उसके लिए इंडिया को शायद 1,100 या शायद उसके लिए 1,200-1,300 रुपए भी पे करना पड़े। और ऐसे में इंडिया फिर यूएस से सामान लेना पसंद नहीं करेगा, वो उन कंट्रीज की तरफ जाएगा जहां उसे 1,000 रुपए में ही वो प्रोडक्ट मिल जाए। और इसलिए अमेरिका में करेंसी स्ट्रांग तो हुई फ्रेंड, लेकिन उसकी वजह से उनका एक्सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का एक इम्पैक्ट और पड़ता है फ्रेंड, और वो ये है कि पीपल्स स्पेंड मोर प्रूडेंटली। तो लोगों की जेब में जो पैसा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोगों ने अपने पैसों को रोक लिया फ्रेंड, और वो अपने पैसों को अब सोच समझ कर खर्च करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और ऐसे में पैसों को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये दोनों काम का इंपैक्ट क्या पड़ता है फ्रेंड, इन दोनों काम का इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पुल बैक्स। इकोनॉमी पे ब्रेक लगता है, इकोनॉमी पुल बैक होती है, स्टॉक मार्केट पे पुल बैक लगता है फ्रेंड। और अगर स्टॉक मार्केट पे पुल बैक लगता है तो फिर सरकार को एक और डर पैदा होता है कि अगर लोग इसी तरीके से कम खर्च करेंगे तो देश में पहले आर्थिक मंदी और रिसेशन और फिर डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है फ्रेंड, डिफ्लेशन रिसेशन का भी एक क्या कहते हैं, अगला वर्जन है। मतलब वो देश की इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है फ्रेंड, वो कंट्री खत्म हो जाता है। जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो हिटलर ने लड़ाई शुरू की थी फ्रेंड, तो जर्मनी विश्व का एक ऐसा देश बन गया था। उस समय की मैं बात कर रहा हूं, आई थिंक इन 1940, 41, 42 की मैं बात कर रहा हूं। उस समय जर्मनी के अंदर डेली का अगर मैं इन्फ्लेशन रेट की बात करूं तो 207% का इन्फ्लेशन रेट था फ्रेंड, प्रतिदिन, एवरी डे। जी हाँ, मतलब ये मान के चलिए कि जो चीज आज 100 रुपए में आ रही है, कल सुबह आप उठोगे उसकी कीमत 207 रुपए हो जाएगी। परसों सुबह आप उठोगे उसकी कीमत तकरीबन 410 रुपए, 15 रुपए के आसपास हो जाएगी। हर 15 घंटे में उनकी करेंसी की वैल्यू 100% डी ग्रो कर रही थी फ्रेंड। ये होता है डिफ्लेशन, इसे डिफ्लेशन कहते हैं। और ऐसा होना किसी भी देश की आत्महत्या के समान होता है फ्रेंड। तो देखिए, अगर इकोनॉमी पुल बैक करती है तो ऐसे में सरकार को डर लगता है कि लोग अगर कम खर्च करेंगे तो कंट्री डिफ्लेशन की तरफ ना चली जाए, और एम्प्लॉयमेंट जो होता है फ्रेंड, रोजगार के अवसर खत्म होने लगते हैं, लोगों की नौकरियां जाने लगती है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर बढ़ जाता है। बेरोजगारी दर अगर बढ़ गया तो सरकार के ट्रेजरी से ज्यादा पैसे कॉम्पनसेशन के रूप में अनएम्प्लॉयड लोगों को देने पड़ते हैं फ्रेंड। और ये सारी घटनाएं होने की वजह से करेंसी कमजोर पड़ जाती है, करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है फ्रेंड। तो देखिए, आप और मैं एज अ फॉरेक्स ट्रेडर, हमारे सामने केवल दो चुनौतियां हैं। क्या, बाय कब करें और सेल कब करें, केवल दो प्रॉब्लम है फ्रेंड। लेकिन आपने देखा सेंट्रल बैंक के पास 365 दिनों का चैलेंज है। एवरी डे दे हैव टू फेस न्यू चैलेंजेस। और फ्रेंड, अगर आप इस इकोनॉमी को समझ पाए, जो कहानी अभी मैंने आपको समझाई, अगर आप इसे समझ पाए, तो मैं आपको कल के सेशन में ये इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके बारे में डीप में ले जाऊंगा। और ऐसे जैसे जैसे हमारा ये क्लास आगे बढ़ते जाएगा, मैं आपको लास्ट और सेकेंड लास्ट डे के सेशन में आपको कैसे पता चलेगा कि कल जो न्यूज आने वाली है। मैं 100% तो नहीं कहता फ्रेंड, क्योंकि सेंट्रल बैंक की मीटिंग एक बंद कमरे में होती है, आपको डाटा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आप लगभग इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि न्यूज किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड, आज का सेशन आपको समझ में भी आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा।